अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक व्यूअर्स। मेरा नाम है मोहम्मद खान। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटीज पेज वीज़ा कंसल्टेंट। आज हम एक यूरोपियन कंट्री की बात करेंगे जो वन ऑफ द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। जी हाँ, बिल्कुल, उसका नाम हमेशा नंबर 1 पर आता है हैप्पीएस्ट कंट्री में, क्वालिटी ऑफ लाइफ में, एजुकेशन में, इन सब चीज़ों में बहुत हाईली रैंक्ड है। वीडियो के टाइटल से आपको आइडिया हो गया होगा कि हम फिनलैंड की बात करने वाले हैं और स्पेशली इस टाइम पे वीडियो बनाने का ये मकसद है क्योंकि फिनलैंड के एडमिशन्स फिलहाल ओपन है और जनवरी के एंड तक ये एडमिशन्स क्लोज हो जाएंगे। इस वजह से हम चाहते थे कि हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें ताकि आपके एडमिशन्स के लिए इजी हो सके। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिनलैंड को देखें तो फिनलैंड नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्री है जिसके बाद ही 5.6 मिलियन है। यहाँ का कैपिटल हेलसिंकी है और यूरो यहाँ पे करेंसी यूज़ होती है। लैंग्वेज वाइज देखें तो यहाँ फिनिश और स्वीडिश बोली जाती है। ये कंट्री काफ़ी चीज़ों की वजह से फेमस है। हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड में नंबर 1 पर आता है। इसके अलावा क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी आता है। उसके साथ साथ देखें तो लेक्स यहाँ की बहुत फेमस है। सेंटा क्लॉज का विलेज यहाँ पर मौजूद है जो कि बहुत सारे लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और यहाँ के साउनाबाद बहुत ज़्यादा फेमस है। फॉरेस्ट काफ़ी ज़्यादा फेमस है। स्नो यहाँ की बहुत फेमस है क्योंकि नॉर्डिक रीजन में आते हैं तो हमेशा ये यहाँ पर कोल्डर रीजन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा फिनिश पीपल दुनिया में सबसे ज़्यादा मिल्क कंज्यूम करते हैं, कॉफ़ी कंज्यूम करते हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा साउनाबाद भी फिनलैंड में। कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट देखें तो टेक्स्ट मैसेज यहाँ से इन्वेंट हुआ, हार्ट रेट मॉनिटर मशीन भी यहाँ से इन्वेंट हुई। इसके अलावा दुनिया का फर्स्ट 5G जो नेटवर्क है वो यहाँ पे सबसे पहले डिप्लॉय हुआ। इकोनॉमी वाइज देखें तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, मेटल बनाते हैं, हैवी मशीनरी बनाते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। एग्रीकल्चर में कुछ इसका पार्ट भी है। फिनलैंड की लिटरेसी रेट भी बहुत अच्छा है और ये अपने वेल एजुकेटेड और स्किलफुल पीपल की वजह से सक्सेसफुल है। एजुकेशन वाइज देखें तो 9 आउट ऑफ 10 इसके मार्क्स हैं और टॉप रैंकिंग के अंदर इसका नाम भी आता है। इसके अलावा देखें तो कॉन्सेप्ट बेस यहाँ पे पढ़ाते हैं और एजुकेशन का सिस्टम बहुत हाई क्वालिटी है। ट्यूशन फीसेस की बात करते चलें तो ये 4,000 यूरो से 18,000 यूरोस तक रेंज कर रही है डिपेंडिंग ऑन द कोर्स। अगर आप बैचलर्स में पढ़ रहे हैं तब आपकी फीस डिफरेंट होंगी, मास्टर्स में पढ़ रहे हैं तो उसकी डिफरेंट होंगी। मैं लिंक्स ऐड करता रहूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर ताकि आप उसको फाइंड कर सकें, अपने राइट कोर्सेज को सिलेक्ट कर सकें, आपके लिए ईजी हो सके। बात करते हैं यहाँ पर कि कौन से ऐसे कोर्सेज जिनमें आपको एडमिशन लेना चाहिए। तो सबसे पहले बिजनेस का यहाँ कोर्स बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है। इसके साथ साथ अगर आप सस्टेनेबिलिटी पे काम करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी कंट्री साबित हो सकती है आपके लिए। मोर ओवर देखिए तो बिजनेस का जैसे कि मैंने बताया, गेम डेवलपमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा इसका काम है। IT, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इस तरह के फील्ड्स में भी काफ़ी ज़्यादा इसमें स्कोप है। लास्टली देखें तो नर्सिंग की फील्ड काफ़ी अच्छी यहाँ पे पढ़ाई जा रही है और डिज़ाइन रिलेटेड फील्ड्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इन डिमांड है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं प्रोसेस के ऊपर। तो प्रोसेस यहाँ पर 2 टाइप्स के अंदर मैंने डिवाइड कर दिया है, 2 कैटेगरीज में इसको कर दिया। फर्स्ट हमारा जो स्टेप है वो प्री एडमिशन है और जो सेकंड स्टेप है वो हमारा पोस्ट एडमिशन है। तो सबसे पहले प्री एडमिशन की बात करते हैं। प्री एडमिशन के अंदर यहाँ पर 2 तरह की एप्लीकेशंस होती हैं। एक होती है जॉइंट एप्लीकेशंस और एक होती है सेपरेट एप्लीकेशंस। जॉइंट एप्लीकेशंस के अंदर आप एक टाइम में 6 कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं एक ही एप्लीकेशन में और इसमें आपकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। एक ही यूनिवर्सिटी के अंदर भी आप 3-4 कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं या मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह अगर सेपरेट एप्लीकेशंस की बात की जाए तो इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोग्राम्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है क्योंकि आपने सेपरेटली हर यूनिवर्सिटी में हर कोर्स में अप्लाई करना होता है तो उसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर होती है, इस वजह से आप मल्टीपल कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। बट कुछ एक रिस्ट्रिक्शन आती है कि आपने एक ही यूनिवर्सिटी के अंदर मल्टीपल कोर्सेज में अप्लाई नहीं करना होता, आप एक यूनिवर्सिटी के अंदर 2 कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म्स और जॉइंट एप्लीकेशन फॉर्म में एक बड़ा ये भी डिफरेंस है कि जॉइंट एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो इस प्रोसेस में आपने प्रायोरिटी सेट करनी होती है। यानी कि अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है और आपकी वो फर्स्ट प्रायोरिटी है तो आपने उसको सबसे पहले उसके अंदर रखना होता है अपनी लिस्ट में। इस तरह जब आपका एडमिशन अगर उसमें नहीं आता तो सेकंड में आ जाता है, तब आपको उसका एक्सेप्टेंस मिल जाता है। अगर सेकंड में नहीं आता तो थर्ड में मिल जाता है। तो आपके लिए जो सूटेबल उस टाइम एप्लीकेशन का रिजल्ट होता है वो आप तक मिल जाता है। बट सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म्स के अंदर ये फ़ायदा है कि आप मल्टीपल कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ में भी एक्सेप्टेंस आते हैं तो आपको वो 3 या 4 एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाएंगे। इस तरह आपके लिए डिसाइड करना इजी हो जाता है कि आपने किस यूनिवर्सिटी में जाना है और आपको ये भी आइडिया हो जाता है कि कहाँ से मेरी एक्सेप्टेंस आ रही है, कहाँ रिजेक्शन है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। इन दोनों एप्लीकेशंस के अंदर आपको 2 इनटेक्स मिल जाते हैं और मोस्टली अगर जॉइंट एप्लीकेशंस की बात की जाए तो वो जनवरी में ओपन होते हैं जिस तरह फिलहाल ओपन है और ये 17 जनवरी को ये क्लोज हो जाएंगे। और अगर सेपरेट एप्लीकेशंस की बात की जाए तो वो दिसंबर में ओपन हो गए थे, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नवंबर में भी हो गए थे लास्ट में आकर, और अब वो जाकर जनवरी के मिड में एंड होते जा रहे हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू अप्लाई क्योंकि उसके बाद फिर एडमिशन्स क्लोज हो जाएंगे, फिर एडमिशन के रिजल्ट का टाइम आ जाएगा और फिर ऑब्वियसली वो प्रोसेस आगे कंटिन्यू हो जाएगा और आपको नेक्स्ट इनटेक के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो स्प्रिंग इनटेक है उसमें फिर आप जा सकेंगे। व्यूअर्स, यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन
सिलेक्शन के लिए और कोर्सेज के सिलेक्शन के लिए आपने एक वेबसाइट पे जाना होता है। इनका जो मेन डेटाबेस का पोर्टल है वो studyinfo.fi है। यहाँ पर जाके आप इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स फाइंड कर सकते हैं, यूनिवर्सिटीज फाइंड कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। प्री एडमिशन के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे उसकी बात करते हैं। अगर आप बैचलर्स में अप्लाई करें तो आपको आपकी मैट्रिक की सनद सर्टिफिकेट चाहिए होगा, रिजल्ट कार्ड चाहिए होगा और ये आपने अपने मुतल्लिका बोर्ड से अटेस्ट करवाने होते हैं। इसके अलावा इंटरमीडिएट का भी रिजल्ट और सर्टिफिकेट रिक्वायर होगा। इस तरह अगर आप मास्टर्स में अप्लाई करें तो आपको बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगी और इसके साथ आपका मोटिवेशन लेटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोरओवर अगर आपके पास रिकमेंडेशन लेटर होगा, आपके पास CV होगी तो आपकी प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किए हुए हैं या रिसर्च वर्क किया हुआ है तो वो भी आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। इस तरह आपकी प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है और आपको एडमिशन मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एडमिशन के लिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ फिजिकल डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर करती हैं, फिजिकल कॉपीज़ मोस्टली रिक्वायर करती हैं, तो उसके लिए फिर आपने अपने जो फिजिकल कॉपीज़ हैं वो मेल करनी होती है। एडमिशन के रिजल्ट के प्रोसेस के अंदर आपको 1 से 3 महीने लग सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दैट यूनिवर्सिटी स्पेसिफिकली, और फिर आपको रिजल्ट मिल जाता है, ईमेल के थ्रू आपको पता चल जाता है। अगर आपको आइडिया है कि आपका एडमिशन आ जाएगा और क्योंकि आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं तो ऑफकोर्स आपको एडमिशन के चांसेस होते हैं, तो आप अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स भी गैदर कर सकते हैं जो कि फर्दर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। व्यूअर्स, लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी की बात की जाए तो आपको इंग्लिश का प्रोफिशिएंसी शो करानी होती है, वो आप आइल्स के थ्रू भी करा सकते हैं। टॉफल, PT भी यहाँ पे एक्सेप्टेबल है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ड्यूलिंगो का टेस्ट भी एक्सेप्टेबल है। आइल्स की बात की जाए तो बैचलर्स के लिए आपको 6 बैंड्स चाहिए होते हैं और मास्टर्स के लिए 6.5 बैंड्स मोस्टली यूनिवर्सिटी रिक्वायर कर रही होती हैं। टॉफल का आपका 92 स्कोर होना चाहिए और इस तरह PT एकेडमिक का 62 स्कोर आपको रिक्वायर होता है। एडमिशन के लिए एक और क्वेश्चन होता है कि मार्क्स की क्या रिक्वायरमेंट है, तो मार्क्स की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं है। 70% आपके मार्क्स हैं तो आप अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। मोस्टली जो आपका एडमिशन होता है वो मोटिवेशन लेटर पर डिपेंड कर रहा होता है और आपका इंटरव्यू भी होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एंट्रेंस एग्जाम्स भी होते हैं, उसके ऊपर मेजरली वो यूनिवर्सिटी जो है आपको फिर एक्सेप्टेंस दे रही होती है। इस तरह बात करते हैं इंटरव्यू के बारे में, तो जब यूनिवर्सिटी का आपका इंटरव्यू होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं किए जाते, कुछ बेसिक क्वेश्चन किए जा सकते हैं। जिस तरह आप किसी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो किस तरह आपकी मोटिवेशन बिल्ड हुई, किस तरह आप सूटेबल कैंडिडेट हैं इस स्पेसिफिक कोर्स के लिए और क्या आपके करियर प्लान्स हैं, इन सब चीज़ों को देखा जा रहा होता है। मोरओवर आपकी लैंग्वेज के ऊपर भी जज किया जा रहा होता है कि आप इंग्लिश कितनी अच्छी बोल लेते हैं और आप ग्रुप्स के अंदर किस तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं। लीडरशिप स्किल्स आपके देख रहे होते हैं, जितने भी आपके सॉफ्ट स्किल्स होते हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा असेसमेंट की जा रही होती है। स्टूडेंट्स, आपको ईमेल के थ्रू एक्सेप्टेंस की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आपका एक्सेप्टेंस हुआ है या आपको रिजेक्शन मिली है, तो उसके बाद फिर आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अगर आपकी फ़ीस है तो अपनी फ़ी पे करनी होती है, अगर आपको स्कॉलरशिप मिली है तो फिर आपको उसके अंदर ही आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आपको कितने % स्कॉलरशिप मिली है। व्यूअर्स, अब स्कॉलरशिप के पार्ट को देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्कॉलरशिप का, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट चाह रहे होते हैं उनको स्कॉलरशिप मिले और जस्ट बिकॉज यहाँ पे फीस भी आपको जैसे कि मैंने बताया है, तो अगर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी तो दैट वुड बी वेरी फाइन फॉर यू। तो व्यूअर्स, फिनलैंड के अंदर मल्टीपल स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं। जो मेजर हैं वो एक तो अर्ली बर्ड की स्कॉलरशिप होती है, उसके अलावा यूनिवर्सिटी की सेपरेट स्कॉलरशिप्स होती हैं। इन सेपरेट स्कॉलरशिप्स के अंदर यूनिवर्सिटी की ग्रांट्स आ सकती हैं, फिनलैंड स्कॉलरशिप आ सकती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा वेरी कर रही होती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। इस तरह आपने वो यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जाके देखना होता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी किस तरह की स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी है, उसके अंदर क्या क्या आपको बेनिफिट मिलेंगे। बट ओवरऑल अगर देखें, अगर आप फिनलैंड स्कॉलरशिप में जाएंगे तो 100% स्कॉलरशिप भी आपको मिल सकती है। इसके साथ साथ आपको रीलोकेशन ग्रांट मिलती है जो कि 5000 यूरोस की होती है, तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप की बात करें तो 50% आपको उसके अंदर डिस्काउंट मिल जाता है फॉर द फर्स्ट ईयर इन योर ट्यूशन फीस। इस तरह ही जो अदर स्कॉलरशिप्स हैं उनके अंदर कुछ में 50% डिस्काउंट आपको मिल जाता है फर्स्ट ईयर के लिए या पूरी डिग्री के लिए, और कुछ के अंदर आपने कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया कंप्लीट करने होते हैं तब आपको स्कॉलरशिप मिलती है। जिस तरह मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अगर आप 60 क्राइटेरिया अचीव करेंगे एक साल में तब आपको 1500 यूरोज स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो ऑफकोर्स ये बहुत ज़्यादा वेरी कर रही होती है, बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर आप इसको जाके खुद सर्च करेंगे यूनिवर्सिटी के पोर्टल के ऊपर अपने स्पेसिफिक कोर्स से रिलेटेड, तब आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा कि आप किस स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, किसके अंदर एलिजिबल होंगे। व्यूअर्स, अब हमारा क्वेश्चन आता है कि हम स्कॉलरशिप में अप्लाई कैसे करेंगे, क्योंकि इसका कोई सेपरेट पोर्टल नहीं होता। तो आपने जब अपनी यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फिल करनी है एडमिशन के लिए, तभी आपकी स्कॉलरशिप का पार्ट भी आ जाता है। तो यहाँ पर आपका मोटिवेशन लेटर आपका काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आप मोटिवेशन लेटर अच्छा बनाएंगे और उसके अंदर अपनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी राइटली उसको प्रेजेंट करेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी स्कॉलरशिप को गेन करने में। स्कॉलरशिप का यहाँ पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर आपके मार्क्स 90% है तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, या आपकी इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी अच्छी है, आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ तब आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। ये कंप्लीटली वो असेस कर रहे होते हैं, आपकी प्रोफाइल को ओवरऑल देख के, आपके मार्क्स को भी देखा जा रहा होता है, आपके मोटिवेशन लेटर को देखा जा रहा होता है, इंटरव्यू को देखा जा रहा होता है। तो वो फिर यूनिवर्सिटी खुद डिसाइड करती है कि इन्होंने स्टूडेंट को
कितनी परसेंट स्कॉलरशिप देनी है। तो आपने जब अपनी यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फिल करनी है तभी आपको स्कॉलरशिप का पार्ट भी मिल जाएगा, वो भी आपने अपना चेक कर लेना है और फिर उसको अप्लाई कर देना। व्यूअर्स, ये सारा प्रोसेस तो हमारा हो गया प्री एडमिशन। अब आपको एडमिशन मिल चुका है, इसके बाद आपका क्या प्रोसेस स्टार्ट होता है उस पर बात करते हैं। व्यूअर्स, एक्सेप्टेंस लेटर मिलने के बाद आपका जो प्रोसेस होता है वो वीज़ा का शुरू हो जाता है। यहाँ पर वीज़ा हम रेजिडेंस परमिट को कह रहे हैं क्योंकि आपने फिनलैंड का रेजिडेंस परमिट अप्लाई करना होता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर इसकी एम्बेसी नहीं है, इंडिया में एम्बेसी है, तो वो इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ से प्रोसेस कर सकते हैं। बट पाकिस्तानी स्टूडेंट्स मोस्टली यूएई जाते हैं या टर्की जाते हैं अपने प्रोसेस के लिए। प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है। आप VFS ग्लोबल के थ्रू भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं जिसकी फीस 30 यूरो होती है। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आप एम्बेसी को ईमेल भी कर सकते हैं और फिर वो आपको रिस्पॉन्ड कर देते हैं। जो भी अवेलेबल टाइम उनके पास होता है या स्लॉट अवेलेबल होती है उस टाइम फिर वो आपको बता देते हैं कि कब आपने आना है और अपने फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे प्रेजेंट करना। इसके लिए आपने ऑनलाइन वीज़ा फॉर्म फिल करना होता है, उसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं जो भी आपके रिक्वायर होते हैं, जिसके अंदर आपका एक्सेप्टेंस लेटर आता है, एडमिशन लेटर भी जिसको कह सकते हैं, आपके रिकमेंडेशन लेटर्स आ जाते हैं, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस आ जाती है। इसके अलावा आपकी आइडेंटिटी यानी पासपोर्ट, पिक्चर्स, CV ये भी रिक्वायर रहती है। मोreover आपने अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं जो भी आपने यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हुए किए थे, और आपका कवर लेटर भी इसके अंदर इंक्लूड करेगा। इसके साथ साथ आपने इंग्लिश लैंग्वेज का सर्टिफिकेट भी अटैच करना होता है, और जो भी आपके वीज़ा की एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए रिक्वायर होंगे वो सब डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने होते हैं। याद रहे कि आपने ये सब डॉक्यूमेंट्स फिजिकली भी प्रेजेंट करने होते हैं, तो आपके पास ये सब कॉपीज और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जब आप एम्बेसी में जाएंगे। अपॉइंटमेंट की बात करें तो इसमें ड्यूरेशन इतनी ज़्यादा नहीं लगती, अपॉइंटमेंट मिल जाती है। कुछ स्टूडेंट्स को 3 महीने बाद भी मिलती है, कुछ स्टूडेंट्स को 2 हफ्ते में मिल जाती है। तो ऑफकोर्स ये उस टाइम की सिचुएशन पर डिपेंड कर रहा होता है। इसमें आपको एक टिप देता चलूँ कि आप यूनिवर्सिटी में जब अप्लाई कर रहे होते हैं तब अगर आपको होप है कि आपका एक्सेप्टेंस आ जाएगा तब आप रेजिडेंस परमिट की अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फिर जब तक आपका एडमिशन आता है उसमें भी एक टाइम लगता है और फिर आपके सारे प्रोसेस होता है, तब तक आपको होपफुली अपॉइंटमेंट भी मिल जाती है और आपके लिए इस तरह प्रोसेस करना आसान हो जाता है। अच्छा व्यूअर्स, इन सब डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपका इनकम का है और यहाँ बैंक स्टेटमेंट का है। बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे 6,720 यूरो रिक्वायर है और या उसके इक्विवेलेंट आपके पास PKR में पैसे होने चाहिए। और याद रहे कि ये फंड्स आपके अकाउंट में होने चाहिए, और आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो उसकी बैंक स्टेटमेंट अलग से आप शो कराएंगे, और ये जो फंड्स हैं वो आपके ही अकाउंट में होने चाहिए। आपके स्पॉन्सर का एफिडेविट भी होगा, प्रूफ ऑफ इनकम भी होगी। अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसके फिर आपके टैक्स रिटर्न्स भी होंगे, और अगर आप सैलरीड पर्सन है तो फिर वो सैलरी स्लिप्स आएंगी, सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड करेंगी। रेजिडेंस परमिट फाइल करने के बाद जो आपका रिजल्ट है वो 2 वीक्स में आपको मिलता है, 2 वर्किंग वीक्स के अंदर, और फिर आपको रिजल्ट मिल जाता है कि आपका एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। उसके बाद फिर आपको जो कार्ड है वो 15 या 20 डेज़ के बाद मिलता है। व्यूअर्स, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने मिस किया वो अकोमोडेशन का है। तो आपने जिस तरह वीज़ा फाइल करते हैं तब आपको अकोमोडेशन भी रिक्वायर होती है, तो आपने अकोमोडेशन लाजमी बुक करनी है, ट्रैवल इंश्योरेंस भी बुक करनी है, अपनी फ्लाइट रिजर्वेशन भी आपके पास होनी चाहिए। इस तरह आपके रेजिडेंस परमिट के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑफकोर्स आपके पास कोई अकोमोडेशन होगी, जब आप वहाँ जाएंगे तभी वो आपको रेजिडेंस परमिट भी देंगे। फिर जब बात करते हैं यहाँ पर आपकी कॉस्ट क्या आएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। सबसे पहले यही क्वेश्चन होता है कि हमारी कॉस्ट कितनी आएगी। तो अगर आपको 100% स्कॉलरशिप मिली है तब तो आपकी कॉस्ट में बहुत ज़्यादा फर्क आएगा। ऑफकोर्स ये डिपेंड करेगा स्कॉलरशिप की टाइप के ऊपर। अगर आपको स्कॉलरशिप में स्टाइपेंड भी मिला है तो इस तरह फिर आपकी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर असर करेगा। जो अमाउंट आपकी स्टाइपेंड में मिली होगी वो फिर आपकी बैंक स्टेटमेंट से डिडक्ट हो जाएगी। जिस तरह आपने 6,720 यूरोज अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करानी है तो फिर वो आपके 5,000 जो स्टाइपेंड में हमको मिलेंगे वो डिडक्ट हो जाएंगे। खैर, कॉस्ट को भी हम उस तरह डिवाइड करते हैं कैटेगरी में, एक आपका प्री एडमिशन है और एक आपका पोस्ट एडमिशन है। प्री एडमिशन के अंदर आपका सबसे पहले आइल्स आता है। अगर आप उसका एग्जाम दें तो वो आपका 200 यूरोज तक रेंज करेगा। अटेस्टेशन की बात करें तो वो भी आपकी 30 to 50 यूरोज तक होंगी। मोरओवर अगर आपकी फ़ीस है, क्योंकि यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस नहीं होती, बट आपकी यूनिवर्सिटी की अगर फीस है फिर वो डिपेंड करेगी आपके कोर्स के ऊपर, 5,000 से 10,000 यूरोज तक वो रेंज कर सकती है। इस तरह सेकंड पार्ट में देखें जो हमारा एडमिशन के बाद का प्रोसेस है, उसके अंदर आपने RP की फ़ीस देनी है जो कि 350 यूरोज है, और इसके अलावा आपने UAE जाना है तो उसके लिए आपको आपका वीज़ा चाहिए और वहाँ पे आपके अकोमोडेशन चाहिए, जो भी आपके अखराजात होंगे वहाँ के सेपरेट है। हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो वो 100 यूरो से 200 यूरोज तक रेंज करेगी अगर इंटरनेशनल करवाते हैं। अगर आप कोई लोकल इंश्योरेंस कराते हैं तो वो 25,000 रुपीज़ की भी आपकी हो जाती है। UAE के खर्चे को ऐड करें तो 177 यूरो का वहाँ का वीज़ा है, और फ्लाइट की बात करें तो 250 यूरो से 300 यूरोज, या उस टाइम पे क्या फ्लाइट के चार्जेस चल रहे होंगे उस पर डिपेंड करेगा। मोरओवर आपने जब वहाँ रहना है तो आपके वहाँ भी एक्सपेंसेस होंगे जो कि 200 यूरो से 300 यूरो तक रेंज करेंगे। इसके अलावा अगर आप VFS ग्लोबल के थ्रू अपॉइंटमेंट बुक करेंगे 30 यूरो से 40 यूरोज वो भी चार्ज करते हैं। और फिर अगर RP की बात करें, आपको RP कार्ड डिलीवर करना है उन्होंने, तो उसमें भी 40 यूरो चार्ज लग जाते हैं। लास्ट में देखें तो RP आने के बाद आपकी फिर फ्लाइट होती है, और वो फिर उस टाइम पे डिपेंड करेगी कि क्या उसके फ़्लाइट की चार्जेस चल रहे हैं। मोस्टली ये रेंज कर रहे होते हैं 500 यूरो से 1500 यूरोज तक, डिपेंडिंग ऑन दैट स्पेसिफिक टाइम। व्यूअर्स, ये थी हमारी वीडियो स्टडी इन फिनलैंड के ऊपर। आई होप आपको राइट इन्फॉर्मेशन मिली होगी। वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा इस चैनल के ऊपर हम मजीद कंट्रीज़ के ऊपर अपडेट आपको देते रहेंगे।
तो कंसिडर लाइकिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल यूनिवर्सिटीज़ पेड वीज़ा कंसल्टेंट। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है ज़रूर कमेंट में शेयर करें। हमने बहुत सारी कंट्रीज़ के ऊपर वीडियोस अपलोड किए, हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और हमने सीरीज़ भी बनाई है जिनमें मल्टीपल क्वेश्चंस को हमने कवर किया है और आंसर किया है। तो आई थिंक इससे काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे शुक्रिया।